हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना है कि हम कंडक्टेंस कैसे चेक करेंगे किसी सेल का कंडक्टेंस चेक करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हालांकि फुल फॉर्म में ये कंसेप्ट आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मगर मुझे इस चैप्टर में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में अगर नहीं पढ़ाया तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलो एक पढ़ते हैं पहले एक टॉपिक, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मगर मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा इसको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली। मान लीजिए आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 एंड R4। 4 रेजिस्टेंस आपके पास हैं और आपने इनको चारों को एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगा लिया। मतलब ये एक आपका एक स्क्वायर बन गया है, लगभग ऑलमोस्ट स्क्वायर है, और इसमें 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं R1, R2, R3, R4। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, इसको यहाँ से लेते हो इसकी वायर को और यहाँ पर एक बैटरी लगाते हो जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी आगे बढ़ती है एंड हियर यू मेक द की, और आपने की लगा दी यहाँ पर एक, और ये की जाके मिलती है इधर एक वायर में। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से करंट सप्लाई करोगे तो वो इन दोनों से होके और यहाँ आके वापस करंट मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा आई। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। 4 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, R4। उनको हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐड कर लिया, यहाँ से करंट दी ताकि वो बट के यहाँ से यहाँ जाए, और यहाँ पर हमने लगा दिया है एक और रेजिस्टेंस, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ लगा दिया है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसकी वैल्यू, उसके अंदर जो करंट पास होगा IG, उसकी वैल्यू 0 होना इस पूरे सिस्टम की कंडीशन है। तो हमें निकालना है इसके अंदर, वी आर टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ R1, R2 एंड R3, R4। इन चारों का आपस में रेशो क्या है हमें ये पता करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहले इसे समझ लीजिए। इट इज़ ए डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है इन विच 4 रेजिस्टेंस, इसमें 4 जो है रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2, R3, R4, जो कि अरेंज्ड हैं किसमें, अरेंज्ड इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है सच दैट R1 अपॉन R2 बराबर होना चाहिए R3 अपॉन R4 के। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। बात को ध्यान से समझो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। इस टॉपिक को अगर आप कर लोगे अभी पूरा, तो वो आपको जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें बहुत काम देगा। इसलिए इसको हल्के में मत लेना कि ये सोच के कि ये तो फिज़िक्स का है, ये वहाँ पर भी आपको बहुत काम आएगा। अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर करंट सप्लाई की थी I, तो यहाँ पर करंट चला गया है I1 और यहाँ करंट चला गया है I2। यानी ये जो I करंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू I1 प्लस I2, यानी वो I1 और I2 में टूट गया है। और ये जो I1 है इसमें से भी IG निकल गया, तो यहाँ पर जो है क्या मिल जाता है आपको, I1 माइनस IG मिल जाता है, और ये करंट यहाँ पर आगे जुड़ जाता है I2 में, दैट्स वाई वी से ये हो जाता है I2 प्लस IG। ठीक है, तो इसमें हम जब लॉज लगाते हैं, KVL लॉ लगाते हैं,
वो लास्ट जो आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊँगा। तो इसमें आपको ये मिलता है रेशो 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 का, और ये कहता है कि यहाँ पर जो Ig है दैट शुड बी ज़ीरो, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये भी क्या रह गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे I1 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, I2 रह गया। मैं बोल रहा हूँ आपको पहली बार किसी टॉपिक के बारे में कि डू नोट आउट, इसको नोट मत करिए क्योंकि बड़ी फॉर्म में ये मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4 रेजिस्टेंस थे दैट आर R1, R2, R3 एंड R4, दे आर अरेंज इन दी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म, और इनका रेशो जो होता है R1/R2 दैट इज़ इक्वल टू R3/R4। फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आपको किसी सेल का कंडक्टेंस चेक करेंगे तो कैसे करना है। हाउ टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, या आयनिक सॉल्यूशन। तो हमने टॉपिक का नाम लिखना है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। एक आयनिक सॉल्यूशन का मेज़र कैसे करेंगे आप, कंडक्टेंस, ये आपका बेसिकली टॉपिक है। तो मैंने जो अभी बनाया था इसी तरह का एक अरेंजमेंट बनाना है आपको। इसके अंदर आपको 4 साइड्स ले लो, ऐसे मान लीजिए। उन 4 साइड्स को आपने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लिया। यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया, दैट इज़ अनदर सेल, दैट इज़ रेजिस्टेंस, दैट इज़ आल्सो ए रेजिस्टेंस, दैट इज़ आल्सो ए रेजिस्टेंस। तो यानी आपने 4 में से एक में तो लगा दिया है क्या, सेल, और बाकी सब में लगा दिया है रेजिस्टेंस। तो आप इसको बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज़ R1, रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज़ R2, रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज़ R3 एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज़ R4। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगाई और उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल उधर। फिर आपने यहाँ पर एक की लगा दी और यहाँ से इस वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप की को प्रेस करते हो यहाँ पर करंट चलनी शुरू हो जाती है और वो करंट I है, एंड दैट करंट I फ्लो इन कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पर हमने एक लगाया है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर G। तो कंडीशन ऑफ दिस इज़ दैट वी हैव अरेंज्ड आवर सेल in a form of Wheatstone bridge, व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है अपने सेल को, R1 को। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अच्छा, अलोंग विद साथ किसके, रेजिस्टेंस R2, R3, R4, और द रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो रेजिस्टेंस ऑफ सेल है उसे मैंने कितना लिया था बच्चों, R1 लिया था। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज़ R1, ये बात ध्यान रखना। अब ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है करंट 0। द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग IG करंट दैट इज़ 0, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इन दिस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, यानी इसका एक फुल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप। दी रेशो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, शुड बी 0, शुड बी इक्वल, और वो इक्वल है। देखो यहाँ ध्यान से, ये वाला अपॉन ये वाला है बराबर ये वाला अपॉन ये वाला।
तो इसे पहले नोट आउट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको और बातें लिखवाऊंगा। इस पेज को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो ये जो आपका R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, ये व्हीटस्टोन की वजह से आया। इसका मतलब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। नाउ इसको रब कर देंगे, और ये जो R1 है, क्योंकि हमें इसी के ऊपर बात करनी है अभी आगे, सो इसको छोड़ देंगे। तो इस फॉर्मूले से आपको R1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी R2 को यहाँ पहुँचा दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट विल बी R1/R3/R4, दैट इज़ R2/R3, यानी R2 चला गया R3 के साथ, तो R2/R3/R4 हो गया। इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस ऑफ क्या आ गया। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ क्या, सेल। निकाल दिया सेल या सॉल्यूशन, एक ही बात है, क्योंकि सेल के अंदर बेसिकली है क्या, सॉल्यूशन ही है। अब इसको रब कर दो। तो ये था आपका रेजिस्टेंस। अब अगली चीज़ आती है इसके अंदर, दैट इज़ कंडक्टेंस। जो असल टॉपिक था हमारा था वो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी आयनिक सॉल्यूशन। ये कैसे निकाल लेंगे आप जानते हैं कि पहले बता चुका मैं, कंडक्टेंस होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आयंस जो होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर कितना आराम से फ्लो कर सकते हैं, वो कंडक्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कितना मुश्किल से करेंगे, यानी फ्लो का मुश्किल होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, एंड फ्लो का ईज कहलाता है क्या बच्चों, दैट इज़ कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस जो होता है विच इज़ रेसिप्रोकल, यानी उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का। सो वी कैन राइट हियर दैट कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। सो वी कैन राइट G इक्वल टू 1/R1 एंड दैट विल बी इक्वल टू G इक्वल टू R4/R1 R2 R3। ये यहाँ से आया, इसका उल्टा कर दिया हमने, R4 को ऊपर ले गए और R2 R3 को नीचे ले गए। एक और फार्मूला है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है कि आपके पास दो बेसिकली जो है सेल, जो आपने सेल का कंडक्टेंस निकाला है, जो भी आपने निकाला है वो आपके पास दो होगा, एक जो आपने कैलकुलेशन की थी और एक जो आपने ऑब्जर्वेशन में आया है। तो किसी भी चीज़ का जो आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाला है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आप निकाला है अभी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जो बेसिकली ऑब्जर्व्ड है, यानी जो प्रैक्टिकल से आया है, एक तो आपका थ्योरेटिकल है, एक जो प्रैक्टिकल से आया है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका, इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि एक सॉल्यूशन है, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 2 और उसका ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस है 5, तो मुझे बताओ सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं कहूँगा सेल कांस्टेंट जो होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, दैट इज़ 2/5। ये इसका क्या हो गया, 2/5, दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सेल कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।